प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय दौसा से मैं डॉक्टर के.बी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, बीएससी पार्ट 1 के रासायनिक बलगतिकी के अध्याय में हम बात कर रहे थे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। उसके बाद हमने चर्चा करी थी छद्म एकणों की अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रिया। इसके आगे हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, मानी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, इनका विस्तृत विवेचन करेंगे और इसमें उदाहरण समझेंगे। अवकल वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है, समाकलित वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है। सर्वप्रथम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी है, शून्य कोटि अभिक्रिया भी है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो माना कि ए कोई पदार्थ है जो उत्पाद बना रहा है और इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है। ओके, टी समय पर ए के एक्स मोल क्रिया कर जाते हैं। टी समय पर ए के कितने मोल क्रिया कर जाते हैं? एक्स। तो टी समय पर इसकी सांद्रता कितनी होगी? ए माइनस एक्स। ओके, अब हम इस अभिक्रिया के लिए वेग लिखेंगे या वेग समीकरण कह दीजिए। वेग इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन कौन से समय पर? टी समय पर, क्योंकि वेग हम कहाँ पर निकाल रहे हैं? टी समय पर। ओके, तो वेग होगा हमारा माइनस डी ए अपॉन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। ओके, और हम इधर भी ए का मान रख दें लेफ्ट साइड में भी, तो क्या होगा? माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। इसको हम सोल्व करें तो लेफ्ट साइड देखिए पहले, माइनस डी ए अपॉन डी टी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती ए माइनस एक्स। यहाँ पर हम कहते हैं ए एक निश्चित वैल्यू है, स्थिर अंक है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता तो प्रत्येक पदार्थ की निश्चित होती है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा? शून्य होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो हमारे पास बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ हमने समानुपाती चिन्ह की जगह के लगा दिया, जिसको हम कहते हैं वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। ओके, ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकल वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन डी टी। ओके, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन डी टी। अब हम ये कहेंगे कि अवकल वेग समीकरण हमें क्या बताता है। आपसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि अवकल वेग समीकरण अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता बताता है। क्या बताता है? अभिक्रिया के वेग की सांद्रता पर निर्भरता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में क्या है? अभिक्रिया का वेग है, और राइट साइड में क्या है? सांद्रता है, और एक दूसरे के समानुपाती है। क्लियर? अब हम बात करना चाहते हैं, इसका समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में काम आता है। तो उपरोक्त समीकरण का, जिसे समीकरण नंबर 1 कहा हमने, समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन इंटीग्रेशन डी टी। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस लोग ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन टी प्लस सी। ये हमने उपरोक्त समीकरण का समाकलन कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा? सी समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, कभी कभी कुछ पुस्तकों में या कई जगह आप देखेंगे कि सी की जगह आई भी लिखा होता है। सी की जगह आई भी लिखा होता है, जिसका अर्थ एक ही है, वो भी समाकलन स्थिरांक है, ये भी समाकलन स्थिरांक। अब हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू निकालेंगे और इस वापस समीकरण में इसका मान रखेंगे।
ओके, समीकरण नंबर 2 में। अब हमेशा याद रखिए सी की वैल्यू कहाँ निकाली जाती है? प्रारंभ में, जब t बराबर 0 है। प्रारंभ में जब t बराबर 0 है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। क्यों? प्रारंभ में तो x होता ही नहीं है। x तो वह मान है जो t समय पर क्रिया करता है। तो c बराबर क्या हो गया उपरोक्त समीकरण से? माइनस log a। ओके, क्योंकि k1 t 0 हो गया और x की वैल्यू 0 हो गई, तो c बराबर हो गया माइनस log a। इस c का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो आप देखेंगे कि हमारे पास माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k1t माइनस log a। क्लियर? इसको रीअरेंज करें तो k1t बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। k1t बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ इस नेचुरल log को हम log 10 में कन्वर्ट करें, क्योंकि न्यूमेरिकल हम log 10 के रूप में ही करेंगे, तो आप जानते हैं क्या होगा? k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। मतलब 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? आप जानते हैं कि नेचुरल log को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। तो हमारा अंतिम समीकरण आ गया k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। इसे कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। इसमें k1 क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। t क्या है? समय। a क्या है? पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता। और x क्या है? t समय पर जो क्रिया करता है। इट मीन्स a माइनस एक्स क्या है? a माइनस एक्स है जो t समय पर बचता है अभिकारक का। अब ये समाकलित वेग समीकरण, जिसे हम गतिक समीकरण भी कहते हैं, इंटीग्रल रेट इक्वेशन या डायनेमिक इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन या डायनेमिक इक्वेशन, ये क्या बताता हमें? अभिकारक की सांद्रता की समय पर निर्भरता। क्योंकि यहाँ पर देखिए सांद्रता और समय है फॉर्मूले में, देखिए सूत्र में। ओके, k1 तो कांस्टेंट है, तो अभिकारक की सांद्रता की समय पर निर्भरता, द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, इसको हम फॉर्मूले को विभिन्न रूपों में कन्वर्ट करके विभिन्न अभिक्रियाओं पे लागू करेंगे और इससे हम बहुत सारे आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसी से हम ग्राफ बनाएंगे, इसी से हम अर्धआयुकाल निकालेंगे। तो ये हमारे लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है, या ये कह दीजिए इस अध्याय का ये सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है। अब हम बात करें अर्धआयु, हाफ लाइफ। तो इस प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धआयु क्या होगी? पहले तो अर्धआयु होती क्या है? सबसे पहला सवाल। वह समय जिसमें अभिकारक का आधा भाग किसमें बदल जाता है? उत्पाद में। उसको क्या कहते हैं? अर्धआयु। कि जितने समय में अभिकारक का 50% हिस्सा उत्पाद में बदल जाता है, या ऐसे कह दीजिए 50% अभिक्रिया हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धआयु। अब देखिए इसके अनुसार x बराबर क्या होगा? a/2। क्यों? प्रारंभिक कितना लिया था? a, तो उसका आधा कर दीजिए। क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला जो ऊपर हमारा है उसमें मान रख देंगे, तो k1 बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2। क्लियर? x का मान रख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप जानते हैं सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। नीचे a माइनस a/2, तो क्या बचेगा? a/2, 2 पर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। log 2 का मान आप जानते हैं 0.3010, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो अंत में क्या आएगा? t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k1। ओके, अर्धआयुकाल बराबर 0.693 अपॉन k1। अब आप इस सूत्र से देख रहे हैं कहीं भी इसमें प्रारंभिक सांद्रता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसी उपरोक्त समीकरण से जो समाकलित वेग समीकरण का है, अगर अपन t 3/4 निकालें, 3/4 का मतलब 75% अभिक्रिया होने में लगा समय, तो क्या आ जाएगा? 1.386 अपॉन k। या ऐसे कह दें t 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। क्लियर?
अर्धायु काल को 2 से गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा t 3/4। अगर मैं निकालूं t 0.875 मीन्स अभिक्रिया कितनी करना चाहते हैं 87.5%, तो बराबर होगा 3 × t हाफ। और अगर मैं निकालना चाहूँ t 0.999 क्या मतलब 99.9% अभिक्रिया करने के लिए कितना समय लगेगा, तो दैट विल बी वह होगा 10 × t हाफ। क्या होगा अर्धायु काल का 10 गुना। क्लियर। एक हम अनुपात निकालना चाहें t 3/4 डिवाइडेड बाई t हाफ इक्वल टू 2, वो तो हमें पहले ही दिखाई दे रहा है क्योंकि t 3/4 इक्वल टू हमने क्या लिखा है 2 × t हाफ। एक हमारे पास आता है औसत आयु एवरेज लाइफ। तो अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगा, लगभग अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगा, तो टोस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे टोस से, इक्वल टू 1/k, इक्वल टू 1/k। क्लियर। अब देखिए बच्चों, एक सवाल हम सरल सा सवाल करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है कोई 30 सेकंड में 25% पूरी होती है। 30 सेकंड में कितनी पूरी होती है 25%। तो K1 निकालिए और t हाफ निकालिए, एक वेग नियतांक और अर्धायु काल। तो देखिए K1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K1 = 2.303/t log a/a-x। तो यहाँ पर a मान लीजिए 100 है, a क्या है 100 और 25% पूरी हो रही है, तो x कितना हो गया 25, x कितना हो गया 25, तो a-x कितना हो गया 100 - 25 = 75 और t 30 लिख देंगे, 30 सेकंड है। तो हमारे पास K1 = हो जाएगा 2.303/30 log 100/75 और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। और अर्धायु काल निकालना है हमें t हाफ = 0.693/K1। तो उपरोक्त समीकरण से जो K1 की वैल्यू आएगी वो यहाँ हम रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा अर्धायु काल। क्लियर। उपरोक्त समीकरण से K1 की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए K1 की इकाई, ये तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला पहले बता दिया, उसी को बार बार यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। K की इकाई होती है मोल प्रति लीटर पावर 1 - n × सेकेंड इनवर्स, मोल प्रति लीटर 1 - n × सेकेंड इनवर्स। और n क्या अभिक्रिया की कोटि, हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो गया मोल प्रति लीटर 1 - 1 × सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया 0 पावर और इक्वल टू 1, तो क्या बचा सेकेंड इनवर्स। क्या बचा बच्चों सेकेंड इनवर्स। तो हम ये कहेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K1 जो है वेग नियतांक, उसकी इकाई सेकेंड इनवर्स या ऐसे कह दें टाइम इनवर्स है। क्या है टाइम इनवर्स। ओके, बाकी इससे संबंधित अन्य बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।